नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सा यूपीएससी में। आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपको याद ही होगा, हम उसमें 5 ईयर प्लान्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज भी वही चर्चा जारी रखेंगे। 5 ईयर प्लान्स के बारे में, 6 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। अब 6 के बाद की जो पंचवर्षीय योजनाएं उनके बारे में हम देखेंगे। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि कुल हमारे देश में 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई हैं, यानी कि 6 हमने पढ़ ली हैं और अब हमको 6 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में और पढ़ना बचा है। तो बहुत थोड़ा सा अमाउंट है पढ़ने के लिए, तो उसको जल्दी से हम कवर करेंगे, इसके बाद आगे के टॉपिक्स पर आएंगे। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से अपने नोट्स आप पुराना रिवाइज करके ही बैठा कीजिए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें, तो आप आगे का बहुत आसानी से समझ पाएँ। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम लिखते हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में। 5 ईयर प्लान मतलब कौन सी पंचवर्षीय योजना है, यहाँ पर हम लिखेंगे इस कॉलम में। ठीक है, फिर इसके बाद इस कॉलम में हम वर्ष लिखेंगे, किस वर्ष में लागू हुई। इस कॉलम में हम लिखेंगे प्रधानमंत्री कौन था, तब प्रधानमंत्री कौन थे, उनके बारे में लिखेंगे। इसके बाद इस योजना में क्या कार्य किया गया, इस कॉलम में हम कार्य के बारे में लिखते हैं। तो आपको सारे कॉलम्स क्लियर ही हैं, पिछले लेक्चर में भी हमने इसी तरीके से बताया है। तो अब आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। 7वीं या 7th। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में हम देखेंगे। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना सन 1985 से लेकर के 5 साल की होती है। तो आप लोग खुद ही गेस करेंगे कौन से ईयर तक, 1990 तक। 85 से लेकर के 90 तक पंचवर्षीय योजना रही। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री मुख्यतया सन 89 तक राजीव गांधी थे। राजीव गांधी जी थे सन 89 तक, 89 तक। फिर उसके बाद आ गए बीपी सिंह। बीपी सिंह जनता दल के ये नेता थे। बीपी सिंह के कार्यकाल में कश्मीर फाइल्स हुआ था, आपको पता होना चाहिए। तो राजीव गांधी सन 89 तक, 89 के बाद बीपी सिंह। ठीक है, बीपी सिंह के कार्यकाल में कश्मीर में दंगे वगैरह हुए थे। ठीक है, तो दिसंबर 89 में बीपी सिंह आए थे, इस बात को आप जान लीजिए। तो इसमें चूंकि राजीव गांधी हमारे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे हैं, तो युवा प्रधानमंत्री के कारण इन्होंने कुछ नई नई चीजें लेकर के आए। तो नई नई चीजें क्या लेकर के आए वो आप देखेंगे, बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें पता चलेगा। 2 खास तौर पर ये चीज लेकर आए। ठीक है, नई चीजों के तौर पर जो मैं आपको बता दूंगा, इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिस्क्रिप्टिव आंसर भी लिखेंगे तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट यही चीज है कि जो नई चीजें लेकर के आए, नई चीज लेकर के जो आए वो ये लेकर के आए कि पहले तो प्लानिंग हम सिर्फ करते थे और उसको फॉलो करते थे, लेकिन चेक नहीं करते थे कि कितना हम सफल हुए। तो इवोल्यूशन की चीजें लेकर आए। इवोल्यूशन पहले नहीं होता था, अब इवोल्यूशन करना शुरू किया गया। इवोल्यूशन मतलब होता है चेक करना। इवोल्यूशन मतलब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जैसे आपने मेहनत करके पढ़ाई की, फिर अपने एक टेस्ट दे करके देख लिया कि कितना हम कॉन्सेप्ट समझे हैं। ऐसे ही प्लानिंग में जो भी चीज़ आपने फॉलो किया उसको इवोल्यूशन, उसका इवेल्युएशन, सॉरी ये मैं प्रोनाउंसिएशन में गलत कर रहा था, इस पर आप नजरअंदाज, फ्लो में मैं गलत कर गया था प्रोनाउंसिएशन। इवेल्युएशन, सारे प्रोग्राम का इवेल्युएशन किया इन्होंने। इवेल्युएट, उसका मूल्यांकन किया। सभी योजनाओं, ये मात्रा गलती से लग गई है, सभी योजनाओं का मूल्यांकन
एक चीज तो इन्होंने ये किया, पहला काम। दूसरा काम क्या किया राजीव गांधी जी ने, बहुत ही बढ़िया काम इन्होंने दिया किया। इन्होंने डिसेंट्रलाइज प्लानिंग लेकर आए, मतलब जनतंत्र के साथ योजना, विकेंद्रीकृत योजना। आपको पहले बहुत बार ये चीज मैं बता चुका हूं, विकेंद्रीकृत योजना क्या होती है। तो ये लेकर आए विकेंद्रीकृत योजना। विकेंद्रीकृत योजना का मतलब ये हुआ कि 73rd एंड 74th CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन, 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है वही है विकेंद्रीकृत योजना। तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन क्या है? 73वां और 74वां संविधान संशोधन ये है कि पंचायती राज और लोकल बॉडीज का इस्टेब्लिशमेंट। ये हुआ था सन 90 के बाद लगभग। लेकिन इसको जो है लाने का काम किसने किया? लाने का काम इसी पंचवर्षीय योजना में जो है जमीनी स्तर से इसको लाने का प्रयास किया गया। दूसरी चीज, इसमें आधुनिकता बढ़ाई गई, मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकता बढ़ाई गई। उसके साथ साथ ग्रोथ बढ़ी, इसके साथ साथ आत्मनिर्भर बना भारत थोड़ा सा, और एक सोशल जस्टिस हुआ, मतलब सारे लोगों को समान जो है रोजगार वगैरह समानता लाने का पूरा प्रयास किया गया। यानी कि अगर खास तौर पर इसको कुछ शब्दों में कहें तो क्या हुआ कि उत्पादन बढ़ा प्लस रोजगार बढ़ा प्लस आधुनिकीकरण, ये भी चीज हुई। और आधुनिकीकरण यानी कंप्यूटराइजेशन वगैरह हुआ, इसी से हमारा मूल्यांकन वाला कॉन्सेप्ट आया। क्योंकि कंप्यूटर होगा तो आप फटाफट मूल्यांकन कर पाएंगे, वरना आप मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने कैसी योजनाएं शुरू करें, एक दो उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूंगा। जवाहर रोजगार योजना जैसे कि इन्होंने शुरू किया, ठीक है। एक उदाहरण के तौर पर आप जान सकते हैं जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना एक शुरू किया। इसी के समान रूप से जो प्रोग्राम्स हैं, ऐसे ही प्रोग्राम्स जो इन्होंने और चलाए वो हैं IRDP, ठीक है। इसके अलावा CADP, DPAP एंड DDP। इसके बारे में मैं बताऊंगा नहीं, इसके बारे में आप खुद नेट पर सर्च कीजिए और ये जानिए ये सारी कौन सी योजनाएं हैं। इट इज़ योर टास्क, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें की, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ अभी आप रिजल्ट्स इसमें देखेंगे। ये कार्य हो गए, अब इसके रिजल्ट्स क्या हुए ये देखिए। देखिए रिजल्ट्स इसमें क्या होगा, ऐसे रिजल्ट में क्या होगा, इसमें बहुत ही खतरनाक रिजल्ट मिल के आएगा, आप एकदम चौंक जाएंगे। तो रिजल्ट इसका क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ भाई कि पहली चीज तो GDP तो एकदम बढ़ गई, ग्रोथ तो एकदम बहुत ही धुआंधार हो गई, GDP बहुत अच्छी हो गई, ठीक है। लेकिन अब जैसे ये सारा काम किया तो इन्होंने भाई कंप्यूटर लगवाए, कंप्यूटर से इवैल्यूएशन किया। तो कंप्यूटर कहाँ से लगवाया, कंप्यूटर कहीं पैसे से तो लगवाया होगा। तो वो मनी कहाँ से आई, वो टेक्नोलॉजी कहाँ से आई, उन सारे चीज़ों के लिए इन्होंने विदेश से बहुत ज़्यादा उधार लिया, ठीक है, उधार बहुत ज़्यादा लिया। दूसरा, सरकार ने बहुत ज़्यादा चीज़ों में बहुत ज़्यादा लोगों से जैसे पैसा लिया, बहुत ज़्यादा लोगों से काम करवाया, तो उनको पेमेंट भी करना है ना। तो यानी कि बाहर भी पेमेंट करना था, विदेश में भी, और घर के अंदर भी अपने देश में भी पेमेंट करना था। तो सरकार के पास उतना पैसा नहीं था। तो GDP तो भले बढ़ी, लेकिन इसके साथ साथ प्लस क्या आ गया, BOP क्राइसिस। तो BOP क्राइसिस क्या होती है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। BOP क्राइसिस आ गई, ये क्या है? BOP क्राइसिस है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ये होता है
कि जब ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट हो यानी कि राजकोषीय घाटा हो, ज़्यादा राजकोषीय घाटा हो, राजकोषीय घाटा को कहते हैं फिस्कल, इसको कहते हैं फिस्कल। राजकोषीय को फिस्कल कहते हैं, घाटा मतलब डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट जब ज़्यादा हो गया, फिस्कल पॉलिसी इस तरीके से बनाई जाती है कि सरकार जितना कमाएगी उतना ही, एक साल में जितना कमाएगी उतना ही पैसा लोगों को खर्च करेगी, उतना ही लोगों के ऊपर पैसा देगी। लेकिन सरकार ने कमाया कम इस बार और खर्चा ज़्यादा कर दिया, तो ये हो गया, एक तो फिस्कल डेफिसिट हो गया। ठीक है। फिर विदेश में उधार, मतलब बाहरी उधार, एक्सटर्नल बारोइंग्स इसे कहते हैं, एक्सटर्नल बारोइंग्स, एक्सटर्नल जगहों पर जो उधार हो गया। तो इन दोनों चीज़ों को मिला करके हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, मतलब पेमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा रुपया बैलेंस हो गया, बहुत ज़्यादा पैसा पेमेंट करना था, वो बैलेंस था पेमेंट करने के लिए। तो इससे क्या हुआ, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के होने के चलते इनको बड़ी ही दिक्कत आ गई। इसके कारण इन्होंने एक दूसरा आने वाले अगले 2 सालों तक एनुअल प्लान निकाला। चूंकि अब 5 वर्षीय योजना चलाने की स्थिति में देश नहीं रहा, तो इसलिए आगामी 2 वर्षों तक वार्षिक योजना निकाली। और भी आप पीछे वार्षिक योजना के बारे में पढ़ चुके हैं। 2 वर्षों तक आगामी वार्षिक योजना निकाली। उसके साथ साथ और क्या एक काम हुआ, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म यानी आर्थिक सुधार किए गए, या इकोनॉमिक रिफॉर्म। अब ये इकोनॉमिक रिफॉर्म इस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की वजह से, बीओपी के वजह से ये इकोनॉमिक रिफॉर्म क्यों किए गए, इसके बारे में हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जिसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म के ही बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूं इकोनॉमिक रिफॉर्म में होता क्या है। इकोनॉमिक रिफॉर्म में होता है प्राइवेटाइजेशन जो होता है उसी को इकोनॉमिक रिफॉर्म कहते हैं। तो आप खुद ही कल्पना करिए कि जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया तो उसके कारण प्राइवेटाइजेशन यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म करने की आवश्यकता क्यों पड़ी भारत को, ये चीज़ आप समझने की कोशिश करेंगे। और इससे कैसे फिस्कल पॉलिसी सही होती, ये चीज़ आपको समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसलिए इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। एक बार फिर मैं आपको बता दे रहा हूं कि क्या हुआ इसमें, राजकोषीय घाटा और बाहरी उधार ज़्यादा बढ़ने के वजह से एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गई। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का मतलब होता है जब देश के ऊपर ऐसी एक दुविधा आ जाती है कि जब बहुत ज़्यादा पैसा बैलेंस होता है पे करने के लिए, और देश पे करने की स्थिति में यानी कि चुकाने की स्थिति में नहीं रहता है, और बहुत ज़्यादा पैसा उसे चुकाना होता है। तो ऐसी स्थिति में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कहते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्यों आया, क्योंकि उन्होंने बहुत तेज़ी से विकास किया, बहुत तेज़ी से सभी योजनाओं का मूल्यांकन किया, आधुनिकीकरण किया, रोजगार भी बढ़ाए और विकेंद्रीकृत योजना भी लेकर आए। तो इन सारे चीज़ों के कारण आ गया भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। उसके कारण इनको करना पड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म, और इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद भी इनको 2 साल तक एनुअल प्लान देने पड़े। और 2 साल तक जो एनुअल प्लान दिए उसमें बहुत ही कमाल की बात हो गई। आप सुनेंगे तो आप एकदम कहेंगे वाह, एकदम कमाल की बात हो गई। 2 साल में बीपी सिंह 90 में ही उतर गए थे गद्दी से। उसके बाद आगे के प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। चंद्रशेखर समाजवादी जनता पार्टी के थे, और चंद्रशेखर बहुत ही कम दिन रहे,
और इनको उतार दिया गया। और उस समय राजीव गांधी प्रचार कर रहे थे और राजीव गांधी को मार दिया गया, बम से उड़ा दिया गया राजीव गांधी को साउथ में। तो इसके कारण कुछ श्रीलंकाई आतंकवादियों के द्वारा, तो उसके कारण चूंकि मतलब कुछ विद्रोही ग्रुप के द्वारा उड़ा दिया गया, तो उसके कारण क्या हुआ कि चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, वो उतरे, राजीव गांधी प्रचार करने गए, राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया गया। और इसके बाद इसी चीज़ को देखते हुए कि राजीव गांधी बम से उड़ा दिए गए हैं, कांग्रेस पार्टी के पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री हमारे देश का बना दिया गया। और पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बन गए, तब 5 ईयर प्लान, 8वीं पंचवर्षीय योजना हमारे देश में आती है। तो अब 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत ही बढ़िया आपको लगेगा 8वीं पंचवर्षीय योजना देख करके। अब देखिए, सिर्फ 8, 9, 10, 11, 12, बस इतनी 4 पंचवर्षीय, 5 आपको पढ़नी बची है। ठीक है, ठीक। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना भाई 92 से लेकर 97 तक थी। मैंने आपको बता दिया, दो बीच में 1 ईयर प्लान आया था, तो उसको छोड़ दीजिए। फिर अब हमने आपको बताया था कि कौन प्रधानमंत्री था, पीवी नरसिम्हा राव, ये प्रधानमंत्री थे। और कब तक थे? सन 1996 तक थे ये प्रधानमंत्री, 1996 तक थे। इसके बाद अटल जी बने प्रधानमंत्री। अटल जी प्रधानमंत्री बने सिर्फ 16 दिनों के लिए, सिर्फ 16 दिन के लिए। फिर उसके बाद HD देवगौड़ा, इसके बाद HD देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने, ये 97 तक थे, 97 के बाद भी थे। तो HD देवगौड़ा के बारे में मैंने लिख दिया। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें देखिए, इसमें चूंकि मैंने आपको बताया है कि आर्थिक सुधार यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म का कार्यक्रम पहले ही शुरू हो चुका था। इकोनॉमिक रिफॉर्म का कार्यक्रम बिल्कुल पहले ही शुरू हो चुका था। इसलिए इस प्लान में आप देखेंगे, आपको दिखाई पड़ेगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से निपटने के लिए, फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटे से निपटने के लिए जो मुद्रास्फीति की दर, इन्फ्लेशन रेट बदल रही थी, उससे निपटने के लिए मुद्रास्फीति के बारे में अगले चैप्टर में आपको बहुत डिटेल में हम पढ़ाएंगे। और ये जो आर्थिक सुधार में और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से निपटने के लिए क्या किया इन्होंने प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया बहुत ही बुरी तरह से। ठीक है, बहुत ही धुआंधार तरीके से किसको बढ़ावा दिया गया, बहुत ही धुआंधार तरीके से बढ़ावा दिया गया भाई, जो है प्राइवेटाइजेशन को। तो क्या बढ़ा यहां पर, प्राइवेट बढ़ा। फिर ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं क्या होता है, मैं फिर रिपीट नहीं करूंगा, आप पीछे के वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा क्योंकि प्राइवेट के हाथ में दे दिया इंफ्रास्ट्रक्चर, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से बढ़ाया। इसके साथ साथ मार्केट बढ़ी, मार्केट का रोल बढ़ा और स्टेट का या राज्य का या सरकार का रोल घटा। जैसा कि आप नॉन मार्केट इकोनॉमी में, वो मार्केट इकोनॉमी में देखते हैं, वो चीज़ आई। मार्केट इकोनॉमी के बारे में आपने पढ़ा होगा, मार्केट इकोनॉमी में जैसा आप देखते हैं वो चीज़ आई। तो लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया। लोगों ने क्या कहा भाई, कहा कि यार मार्केट इकोनॉमी के लिए तो कोई प्लानिंग की नहीं जाती है, मार्केट इकोनॉमी तो अमेरिका में बहुत पहले से थी, उसके लिए तो कोई प्लानिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लानिंग तो नॉन मार्केट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है ना। आपको जब मैंने प्लानिंग बताया तो पहले ही बताया कि नॉन मार्केट का कॉन्सेप्ट है प्लानिंग। तो लोगों ने कहा कि अब प्लानिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लानिंग तो करना ही नहीं चाहिए, फर्जी हो गया प्लानिंग। दूसरी चीज़, अगर करें भी प्लानिंग तो इनको सोशल सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सोशल सेक्टर का मतलब हो गया कि हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए और एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए। मतलब दो बात, एक तो
योजनाबद्ध विकास की कोई आवश्यकता नहीं है। प्लस सरकार को किस पर ध्यान देना चाहिए? हेल्थ पर। सरकार को किस पर ध्यान देना चाहिए? स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देना चाहिए। सरकार को स्वास्थ्य प्लस शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य प्लस शिक्षा किस में आते हैं? सोशल सेक्टर में, सामाजिक सेक्टर में। ये सब मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अब थोड़ा सा स्क्रीन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, आगे थोड़ा सा स्क्रीन को खिसकाएंगे। ठीक, तो ये चीज आपने देखी, आपको पता लगा कि क्या क्या चीजें तो हुई थी इसमें, बताइए, ठीक है। इसके बाद अब जो मैं आपको बात बताऊंगा, अब और आप सुनिए, अब और चौंकाने वाली बात। इसके बाद भाई 9वीं योजना आई, 9वीं पंचवर्षीय योजना आई। 9वीं पंचवर्षीय योजना आई, 9th आपको दिख रहा होगा, मैंने लिख दिया यहाँ ये, ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना जब आई तो इसमें कौन था? 2 लोग प्रधानमंत्री थे। पहले इसमें देखें कब से कब तक था, 1998 से लेकर के 2002 तक था, ठीक है। इसमें आपका ये प्रधानमंत्री कौन था? तो A.K. गुजराल, I.K. गुजराल और अटल जी। अटल जी 2004 तक थे, इतना जानिए। उसके बाद मनमोहन सिंह थे, उसके बाद नरेंद्र मोदी। तो भाई इसमें क्या हुआ? इसमें बहुत खास बात हुई, वही बात जो पिछले प्लान में हुई, कोई नई चीज इसमें नहीं है, ठीक है। इसको आप ध्यान से देख लीजिए। इसमें क्या हुआ? प्राइवेटाइजेशन, यानी प्राइवेटाइजेशन को भाई हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं प्राइवेटाइजेशन? हिंदी में कहते हैं भाई प्राइवेटाइजेशन को निजीकरण। निजीकरण को बढ़ावा दिया निजीकरण को बढ़ावा दिया गया, बढ़ाया, प्लस लिबरलाइजेशन बढ़ाया। लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन के बारे में, इन सब के बारे में आप अगले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो इसके लिए आप परेशान मत होइए बिल्कुल भी। तो लिबरलाइजेशन को भी बढ़ावा दिया गया, ठीक है, यानी कि निजीकरण को बढ़ावा दिया गया, सरकार का रोल कम हुआ। इससे क्या हुआ? फिस्कल डेफिसिट घटा हमारा, मतलब राजकोषीय घाटा या वित्तीय घाटा, वित्तीय घाटा कम हुआ और जीडीपी बढ़ी। जीडीपी 7% की दर से बढ़ी। ये चीज बहुत नोटेबल पॉइंट है। दूसरा इस सरकार ने जो अच्छा काम किया, अच्छा काम क्या किया? इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, इसने सोशल सेक्टर पर फोकस किया, ठीक है। सोशल सेक्टर पर फोकस किया। इसने कहा कि 7 न्यूनतम सेवाएं, जो 7 आधारभूत न्यूनतम सेवाएं, 7 बेसिक मिनिमम सर्विसेज हैं, वो सबको मिलनी चाहिए। इन्होंने ध्यान दिया 7 आधारभूत सेवाओं पर। तो ये भाई 7 आधारभूत सेवाएं कौन हैं? कौन है ये 7 आधारभूत सेवाएं? इसके बारे में हम जानेंगे, बस आप बने रहिए हमारे साथ। तो पहला चीज पेयजल। पेयजल होना चाहिए पहला,
ठीक है। दूसरा, स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए। स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? स्वास्थ्य केंद्र को बढ़ावा दिया। तीसरे नंबर पर किस चीज को बढ़ावा दिया? शिक्षा को बढ़ावा दिया। ठीक है, शिक्षा को बढ़ावा दिया। और शिक्षा को बढ़ावा दिया, प्राथमिक शिक्षा की बात यहां पर हो रही है। प्राथमिक शिक्षा को, स्वास्थ्य केंद्र में भी प्राथमिक उपचार की ही बात की गई है कि घर घर प्राथमिक उपचार को हम पहुंचाएं, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ाएं, पेयजल को बढ़ाएं, पहुंचाएं, और साथ ही साथ रहने के लिए सबको सबके लिए आवास मुहैया कराने पर ध्यान दिया गया। ठीक है। इसके बाद न्यूट्रिशन, फुल खाना। ठीक है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट बच्चों के लिए न्यूट्रिशनल खाना। न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है यार हिंदी में? न्यूट्रिशन का मतलब पौष्टिक खाना बच्चों के लिए। ठीक है। छठवीं चीज सारे गांवों को जोड़ा गया। किससे जोड़ा गया? सड़कों से। गांव में नई सड़क योजना, नई सड़क से शहरों से जोड़ा। फिर सातवां काम क्या किया इन्होंने पीडीएस को और बढ़िया किया। पीडीएस क्या है? आप अपने दिमाग पर जोर देके जरा सा बताइए, पीडीएस क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पीडीएस सिस्टम को इन्होंने बढ़िया किया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बढ़िया किया। पीडीएस में मतलब कि जो खाना बांटा जाता है, राशन कार्ड से जो राशन मिलता है उसकी व्यवस्था, राशन की व्यवस्था बढ़िया किया, इसको बढ़िया किया इन्होंने। ठीक। उसके बाद एक मुख्य बात पर मैं आऊँगा कि यहाँ पर मैंने बताया कि वित्तीय घाटा बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो वित्तीय घाटा किन टेक्निक से कम किया हमारी भाजपा की सरकार ने, इस पर हम ध्यान देंगे कि वित्तीय घाटे को कम करने के लिए क्या किया गया। वित्तीय घाटे को कम करने के लिए, वित्तीय घाटा कम करना है भाई, तो उसके लिए क्या किया गया? कर को बढ़ा दिया गया। ठीक। प्लस सब्सिडी जो मिलती थी उसको घटा दिया गया। सब्सिडी अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, यदि आपको नहीं पता है तो आप पिछले लेक्चर में जाकर देखें। सब्सिडी को घटा दिया गया। ठीक है। फिर जो भी आप इकोनॉमिक सर्विसेज ले रहे हैं उस पर अलग से चार्ज बढ़ा दिया गया। आर्थिक सेवा महंगी हुई। ठीक है। उसके साथ साथ भाई हमने क्या किया? उसके साथ साथ पेंशन और आय, पेंशन घटा दिया। ठीक है। पीएफ होता था प्रोविडेंट फंड, इसको कम कर दिया, प्रोविडेंट फंड को कम कर दिया गया। इसके साथ साथ जो इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर बैंकों में मिलता था, ब्याज को भी कम कर दिया गया। तो इन सारे टेक्निक को इस्तेमाल करते ही हम तुरंत अपने वित्तीय घाटे को कवर कर ले गए। वित्तीय घाटा क्या था? जो सरकार को घाटा हो रहा था वो कैसे कवर किया गया? कर बढ़ा दिया गया, सब्सिडी घटा दी गई, जो भी आर्थिक सेवाएं थी उसमें थोड़ा टैक्स लगा दिया गया, पेंशन कम कर दी गई, पीएफ कम कर दिए गए, ब्याज दरों को कम कर दिया गया, जो हमें इंटरेस्ट मिलता था बैंक में हमारे जमा पैसे से। तो इन सारी चीज़ों से हमको क्या हो गया? खट से फिस्कल डेफिसिट जो था, वित्तीय घाटा था, वो कवर हो गया।
अब हम 10वें प्लान की बात करेंगे, 10th प्लान की बात करेंगे, 10वें पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे। इसमें अटल जी थे 2004 तक, मैंने आपको बताया अटल जी 2004 तक थे। इसके बाद मनमोहन सिंह थे। यहाँ पर मैं गलत लिख गया हूँ, तो मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ कि ये प्लान था भाई 2002 से 2007 तक, और इसमें पहले अटल जी थे 2004 तक, उसके बाद मनमोहन सिंह थे उसके बाद। ठीक है, कौन कौन था? अटल जी 2004 तक, उसके बाद मनमोहन सिंह। ठीक, अब मैं जो आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा बिल्कुल आपके दिमाग में आप डाल लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्लान है। तो इस प्लान के बारे में अब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो भाई इसमें क्या किया गया? इसमें जो हमारा प्राइम मूविंग फोर्स था, मैंने आपको पहले ही बताया है, अब मैं दोबारा बार बार हर चीज़ को रिपीट करूंगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इस प्लान को मनमोहन सिंह जी ने बनाया था। मनमोहन सिंह जी जो है उस समय वो थे कौन से मंत्री, जो है गवर्नर। तो गवर्नर होने के कारण इनका भी कुछ योगदान रहा। 2002 में प्रिय प्रधानमंत्री खुद ही बन गए, तो इन्होंने उसको अच्छे से एग्जीक्यूट भी कराया। तो इसमें एक खास बात ये थी कि इस प्लान में एनडीसी का पार्टिसिपेशन ज़्यादा था। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी का योगदान ज़्यादा था। बाद में एनडीसी के चेयरमैन किसको बनाया गया था, उसके बारे में बाद में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एनडीसी का इसमें योगदान बहुत अच्छा खासा था। ठीक, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ खास तौर पर कि यार इसमें एनडीसी का योगदान होने से क्या खास बात निकल के आती है। हमारी जो प्लानिंग कमीशन थी, योजना आयोग था, उसमें हमारे मंत्रियों की मतलब चीफ मिनिस्टर की कोई पहुंच नहीं थी, चीफ मिनिस्टर्स नहीं थे प्लानिंग कमीशन में। लेकिन इसमें जब एनडीसी का योगदान ज़्यादा आ गया तो ये राज्य सरकारों के द्वारा मंजूरीकृत प्लान था, समझ लो, कि क्योंकि एनडीसी में चीफ मिनिस्टर थे। इस बात को समझिए, पहले कौन बनाता था? योजना आयोग बनाती थी। योजना आयोग में चीफ मिनिस्टर्स नहीं होते थे, सिर्फ प्रधानमंत्री होता था। तो प्रधानमंत्री का अकेले का प्लान होता था। लेकिन अब जो प्लान बना हमारे सामने, उसमें कौन था? उसमें चीफ मिनिस्टर्स थे। तो उसमें चीफ मिनिस्टर्स कैसे थे? क्योंकि इसमें एनडीसी का पार्टिसिपेशन था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का पार्टिसिपेशन था, जिसमें चीफ मिनिस्टर थे। तो चीफ मिनिस्टर का योगदान इसमें ऑटोमेटिक इंक्लूड हो गया। इस बात को आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि एनडीसी का योगदान इसमें ज़्यादा रहा, और इस प्रकार से राज्य सरकारों का योगदान आ गया इन सारे प्लान्स में। और इसके बाद मनमोहन सिंह जी के आने के बाद मोंटेक सिंह अलूवालिया जी जो है वो बने थे, क्या बोलते हैं, अलूवालिया जी क्या बन गए? प्लानिंग कमीशन में उनका हिस्सा आ गया। ठीक है, खैर, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें एनडीसी का योगदान ज़्यादा था। तो इसमें क्या क्या इन्होंने डिसाइड किया? पहली चीज़ इन्होंने डिसीजन लिया, डिसीजन नंबर वन भाई ये लिया गया कि हम पर कैपिटा इनकम आने वाले 10 साल में डबल कर देंगे। समझ रहे हैं आप? पीपीपी 10 ईयर में 2 गुनी करने की बात कही गई। ठीक, दूसरी चीज इन्होंने कहा कि राज्यों को योजना में ऐड करेंगे, राज्य योगदान बढ़ेगा। उसके लिए टीआरआईज यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का योगदान हम बढ़ाएंगे। साथ ही साथ सोशल सेक्टर पर, सामाजिक सेक्टर पर ध्यान देंगे, यानी हेल्थ और शिक्षा पर। तो इसको हम सोशल सेक्टर ही लिखेंगे, आपको 3-4 बार बता चुके हैं।
सामाजिक सेक्टर पर ध्यान देंगे, सामाजिक सेक्टर बढ़ेगा यानी हेल्थ और शिक्षा बढ़ेगी। ठीक है, इसके बाद इसमें जो सबसे खास बात थी उसको आपको ध्यान देना है। तीसरा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको इग्नोर मत कर दीजिएगा, कोने के है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तीसरी बात ये थी कि इसमें प्राइम मूविंग फोर्स पीएमएफ कौन था? कृषि थी। अभी तक मैंने आपको बताया था प्राइम मूविंग फोर्स कौन रह रहा था? इंडस्ट्री रह रही थी, लेकिन इस बार प्राइम मूविंग फोर्स कौन आया? कृषि आया। क्यों क्यों कृषि आई? क्योंकि इनको ये पता चल गया, इनको ये फील हो गया कि हमारे देश के ज़्यादातर लोग कृषि पर निर्भर हैं, और अगर कृषि वालों की इनकम नहीं बढ़ेगी और हम प्राइवेट को बढ़ाएंगे तो यानी कि मार्केट आएगी। मार्केट में सामान तब आदमी खरीदेगा जब उसके पास परचेजिंग पावर होगी। ठीक है, और परचेजिंग पावर किसके पास होगी? जिस जिस कार्य में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, यानी कृषि वालों के पास अगर परचेजिंग पावर होगी तभी वो सामान को खरीद पाएंगे। तो इसीलिए इन्होंने ये कहा कि पर कैपिटा इनकम टीपीपी पहले परचेजिंग पावर लोगों की दोगुनी कर देंगे। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे? प्राइम मूविंग फोर्स हम कृषि को बढ़ा देंगे। जब कृषि प्राइम मूविंग फोर्स होगा तो कृषि में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी इनकम बढ़ेगी, वो ज़्यादा सामान खरीद पाएंगे, तो इससे इंडस्ट्री का भी जो है प्रोडक्शन बढ़ेगा। ये था इनका फुल प्लान। इसके साथ साथ इन्होंने मॉनिटरेबल टारगेट बनाए। मॉनिटरेबल टारगेट क्या होता है? कि एक ऐसा टारगेट होता है जो, एक तो हमने लक्ष्य सेट कर दिया कि हमको 1 साल में यूपीएससी क्रैक करना है, ठीक है, लेकिन दूसरे बच्चे ने मॉनिटरेबल ऐसा टारगेट सेट किया कि हमें यूपीएससी तो क्रैक करना है, लेकिन उसको इंडिकेटर से चेक भी करता रहेगा बीच बीच में। जैसे कि इतने तारीख तक हमारी हिस्ट्री कवर हो जाइए, तो हिस्ट्री का एक पेपर दे दिया इतने तारीख के बाद, तो उससे ये उसको टेस्ट होता रहेगा कि हाँ हम सही रास्ते पर हैं कि नहीं। तो इसलिए इन्होंने मॉनिटरेबल टारगेट रखे और जिसके 11 इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट रखे। ठीक है, 11 इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट रखे। आप ये चीज़ देखेंगे कि ये सारी चीज़ें जो है आर्थिक सुधार के साथ साथ बिल्कुल मिलजुल करके चल रही थी। तो इसमें एक चीज बस आखिरी और आप चौथा लिखेंगे कि मॉनिटरेबल टारगेट। ठीक है, मॉनिटरेबल टारगेट रखे, 11 इंडिकेटर, 11 इंडिकेटर्स, मॉनिटरेबल टारगेट्स और उसके 11 इंडिकेटर्स। ठीक है, इसके बाद बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, अगले प्लान पर आ जाते हैं हम। तो देखिए अगले प्लान पर आ गए। अगला प्लान कौन सा है? 11वां प्लान है। 11वें प्लान में आप देख सकते हैं कि मनमोहन जी की सरकार थी, 2007 से 2012 तक 11वां प्लान चला, और 11वें प्लान में क्या था भाई? मनमोहन सिंह की सरकार थी। अब इसमें क्या चीज़ इन्होंने किया, बहुत ही क्रिस्प में बढ़ लेंगे। 11वां प्लान और 12वां प्लान में 2 ही बचे हैं, फट से इसको हम लोग ख़त्म करते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लगाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लेना है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप डिटेल में जैसे जैसे और देखते जाएंगे आगे कि हम इस चैप्टर पढ़ते जाएंगे, आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसमें एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ, देखिए तो इन्होंने क्या कहा? इंक्लूसिव ग्रोथ करेंगे, यानी सारे स्टेट और सेंटर मिल के ग्रोथ करेंगे। मतलब राज्य प्लस केंद्र, ठीक है, मिलकर ग्रोथ, राज्य प्लस केंद्र मिलकर के ग्रोथ करेंगे। तो कितना ग्रोथ करेंगे? इन्होंने रखा कि भाई हम 10% ग्रोथ रेट जीडीपी ग्रोथ दिखाएंगे। जीडीपी ग्रोथ हमारी कितनी होगी? 10% की जीडीपी ग्रोथ होगी। तो ये 10% जीडीपी ग्रोथ किस आधार पर कह रहे थे? इस आधार पर कह रहे थे कि ये लाते फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जिसको इन्होंने अपने अप्रोच पेपर में कि किस तरीके से अप्रोच लिखते हैं कि किस तरीके से मैं 10% ग्रोथ, हम 10% ग्रोथ लेकर आएंगे और किस तरीके से लेकर आएंगे, ये अप्रोच पेपर है। अप्रोच मतलब पहुंचने का एक रास्ता है। अप्रोच पेपर बनाते हैं, उसमें लिखते हैं कि इस तरीके से हम जो है 10% ग्रोथ लाएंगे। सिर्फ हवाबाजी वाली बातें नहीं की जाती हैं जो प्लानिंग में। तो
10% ग्रोथ की जब इन्होंने बात की तो इन्होंने कहा कि भाई मैं किस तरीके से 10%, अप्रोच पेपर में क्या लिखा, 10% ग्रोथ किस तरीके से लाएंगे, तो इन्होंने कहा कि FRBM एक्ट, फिस्कल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है ये है कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट का जो है एक्ट हम लेकर आएंगे। कैसा एक्ट लेकर आए, इसमें क्या होगा कि हर एक जो है राज्य वो अपनी उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो अपने यहाँ का फिस्कल डेफिसिट खुद कंट्रोल करेगा, नहीं तो राज्य मारते पूरा खराब कर देते सिस्टम। नेता गए और कह दिया कि हम जो है इतने करोड़ रुपया ऐसे ही हम जो है इस मंदिर के लिए या मस्जिद बनाने के लिए या फिर बाढ़ पीड़ितों को या फला समुदाय को हमने दान कर दिया। अब आपने दान कर दिया, उससे क्या हुआ कि अपना जो फिस्कल है वो घाटे में चला गया। फिस्कल इम्बैलेंस की वजह से आप जिसको आज फ्री में वोट पाने के लिए पैसा खिला रहे हैं, कल को वो आदमी भी परेशानी में आ जाएगा। तो ये बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपने यहाँ एक पिक्चर लगी, उसको कह दिया मैं इस पिक्चर को मैंने बहुत ही अच्छी पिक्चर टैक्स फ्री कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया। अब पिक्चर वाले तो सबका पैसा वो उससे इकट्ठा कर ले रहे हैं, लेकिन उस पर कोई टैक्स मिल ही नहीं रहा है, मुनाफा हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से ये है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट कि हर एक स्टेट अपने तरीके से अपना फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा और बजट को मैनेज करेगा, ये चीज़ इन्होंने लिखी। लेकिन फिर भी कुछ समस्याएं थी 10% ग्रोथ रेट पाने के लिए, ठीक है। तो क्या समस्याएं थी, तो पहली समस्या मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो था, इन्फ्लेशन के बारे में आगे डिस्कस करेंगे और डिटेल में, अभी इसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। 6% था, तो 6% था और ज़्यादा बढ़ रहा था, बहुत हाई था, ठीक है। तो इन्फ्लेशन हाई होने से क्या दिक्कत होती है कि जब मुद्रास्फीति ज़्यादा होती है, ठीक है, तो मुद्रास्फीति को घटाने के लिए, रोकने के लिए जो मनी इन सर्कुलेशन होता है, पैसा सर्कुलेशन में होता है, उसको रोकना पड़ता है। क्योंकि मुद्रास्फीति बढ़ने से क्या होता है, हर एक चीज़ की महंगाई बढ़ जाती है। तो हमको महंगाई नहीं बढ़नी है ताकि आम आदमी कंज्यूमर परेशान ना हो, तो उसके लिए लोन वगैरह कम मिल पाएंगे, क्रेडिट पॉलिसी को कंट्रोल करते हैं। उससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट घटता है और उसी से उत्पादन भी घटता है। इसके बारे में जब आप इन्फ्लेशन पढ़ेंगे बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अभी तो मैं ग्लिम्प्स हल्का सा बता दे रहा हूँ कि क्या हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो यार महंगाई बढ़ जाएगी। अब हम महंगाई नहीं बढ़ना चाहते हैं ताकि आम आदमी परेशान ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मनी इन सर्कुलेशन यानी मार्केट में जो पैसा है उस पर रोक देंगे। एकदम लेमैन वाला लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि मार्केट में रुपए को हम रोक दिए, मार्केट में रुपया गया उसको रोक दिया हमने। उससे क्या हुआ कि निवेश घटेगा, निवेश घटेगा, निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट घटेगा, कोई अपना पैसा लगाएगा ही नहीं, सबको कहेगा यार हमारे पास बहुत कम पैसा है, हम कैसे इन्वेस्ट करें, कोई दूसरा बिजनेस कैसे शुरू करें। इससे क्या होगा, जब निवेश ही नहीं होगा तो इससे उत्पादन भी घटेगा, तो भाई 10% जीडीपी ग्रोथ कैसे रेट आएगा। दूसरी दिक्कत देखिए, दूसरी दिक्कत ये थी कि अगर ये इन्फ्लेशन बढ़ा दें, इन्फ्लेशन अगर बढ़ा दें तो जो अनाज थे इसका दाम बढ़ जाता, प्लस जो भी प्राथमिक आवश्यकताएं थी, प्राथमिक उपभोग की चीज, उसका दाम बढ़ जाता। इन दोनों का जब दाम बढ़ जाता तो इससे गरीब क्या होता, गरीब हो जाता भाई परेशान, गरीब परेशान हो जाता, ठीक है। दूसरी बात, तेल का दाम बढ़ा, तेल का दाम उस समय बहुत तेजी पर था। तेल का दाम चूंकि महंगाई थी, 2007 में आपको पता चलेगा थोड़ा सा एक इन्फ्लेशन रिसेशन का दौर आया था, हल्का सा
पूरे एशिया में, और उससे अमेरिका यूरोप भी प्रभावित हुए थे। लेकिन तेल का दाम बढ़ने से पूरा देश परेशान। ठीक है, तो ये 3 तो मेन समस्या होंगी। चौथी बात ये भी थी कि जिन जगह से हम निर्यात कर रहे थे उनके मुकाबले हमारा रुपया बहुत मजबूत था। रुपया मजबूत था जहां से हम आयात निर्यात करते थे, मतलब जहां हम सामान अपना एक्सपोर्ट करते थे, बेचते थे, रुपया मजबूत था। रुपया मजबूत होने का मतलब ये हुआ कि हम ले जाके सामान गए और वहां पर 1 करोड़ उनकी करेंसी का बेचा और हमको मिला बदले में 1000 रुपया। यानी कि उनकी करेंसी बहुत एकदम छोटी है कि उनके यहाँ जो हम 1 लाख का सामान बेच दे रहे हैं तो हमको 1000 रुपया मिल रहा है। तो अब 1000 रुपये क्या करें हम? तो इसलिए वहाँ पर बेचने के बाद जो भी एक्सपोर्ट की अर्निंग थी, यानी निर्यात का मुनाफा, वो फट से खत्म हो जाता था। तो भाई निर्यात का मुनाफा भी खत्म हो रहा है, इन्फ्लेशन भी नहीं बढ़ा सकते हो, तो 10% जीडीपी ग्रोथ कैसे रेट लेके आएंगे आप? तो इसलिए गवर्नमेंट और सारे ही लोग, वर्ल्ड बैंक, सब लोग को डाउट था कि भाई 10% तो यार ग्रोथ रेट एक कर नहीं पाएंगे, फेक बात कर रहे हैं। हुआ कि नहीं हुआ इसके बारे में कुछ हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसके बारे में आप खुद सर्च कर लीजिए। जीडीपी ग्रोथ रेट सन 2007 से 12 के बीच में क्या क्या थी भारत की, आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। 12th प्लान पे आ जाते हैं। 12th प्लान सन 2012 से लेकर 2017 तक था। इसमें मनमोहन जी की सरकार थी और प्लस मोदी जी की। मनमोहन जी की और मोदी जी की सरकार थी। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि देखिए मोदी जी आ गए हैं अब गेम में। ठीक है, तो इस वाले जो प्लान बना, मनमोहन सिंह ने प्लान बनवाया, तो इसमें लार्जेस्ट कंसल्टेशन हुआ था, मतलब सबसे ज़्यादा विचार विमर्श करके। जैसे हम ये विकेंद्रीकृत योजना बताते हैं ना, तो वो सबसे सर्वाधिक विकेंद्रीकृत योजना ये थी, सर्वाधिक विकेंद्रीकृत थी। सर्वाधिक विकेंद्रीकृत थी मतलब सबसे ज्यादा लोगों से पूछ पाछ करके ये बनाई गई थी योजना। तो किनसे पूछा गया था? 950 सोसाइटी, सिविल सोसाइटी, इसके बाद बिजनेस एसोसिएशंस, मॉडर्न सोशल मीडिया के थ्रू, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू, इन हैंगआउट, इन सब के थ्रू बहुत सारे मेल्स प्राप्त हुए। गूगल वगैरह के थ्रू बहुत सारे मेल प्राप्त हुए, उनको भी उसमें लिया गया प्लान बनाने में। इतनी सोसाइटी, 950 सोसाइटी, इसके बाद बिजनेस एसोसिएशन, बिजनेस। तो देखिए इसमें क्या था कि 950 सिविल सोसाइटी, बिजनेस ग्रुप, मीडिया यानी कि सोशल मीडिया, ईमेल वगैरह के थ्रू जितने मेल्स मिल सके उसको लिया सरकार ने। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये सब लोग ने मिल बैठ करके एक योजना बनाई। तो वो योजना बनी जो 12th प्लान की योजना थी। और इसके बाद एक अप्रोच पेपर इसका जो बनाया गया वो एनडीसी ने बनाया, और अप्रोच पेपर में लिखा कि लक्ष्य हमारा क्या है, समस्या क्या क्या आएंगी, और उस समस्या को पार करके हम कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, तरीका पूरा ढंग से कायदे से लिखा। तो क्या क्या लिखा उसमें, इसके बारे में जरा सा हम डिस्कस कर लेंगे। तो 4 लक्ष्य लिखे उसमें। पहला एम क्या लिखा कि ग्रोथ कितनी रखेंगे, 9% रखेंगे भैया। ठीक है, 9% ग्रोथ रखने का डिस्कशन किया गया। ठीक, उसके बाद
अब इस 9% ग्रोथ को कैसे कैसे निकालेंगे हम? इसके लिए 4% कृषि से, 4% ग्रोथ कृषि से मिलेगी और 6 से 7% ग्रोथ, 7% ग्रोथ तक हमें किससे मिलेगा? उद्योग से। 4% कृषि से, बाकी उद्योग से। ठीक है। अब समस्या इसके लिए क्या थी भाई? कि इसके लिए उद्योग के लिए चाहिए था पेट्रोल, ठीक है, उद्योग के लिए चाहिए था पेट्रोल। पेट्रोल में समस्या ये थी कि बाहर दाम बढ़ रहा था, लेकिन हम घरेलू दाम नहीं बढ़ा सकते थे क्योंकि हमारी जनता इतनी कैपेबल नहीं थी कि उसको खरीद पाए। तो इसलिए हमने क्या टेक्निक निकाली कि हम जो है अपने घर में ही जो फर्जी एनर्जी वेस्ट करते हैं उसको कम वेस्ट करेंगे और घरेलू तरीकों से जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी से एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ये दो तरीके निकाले। ठीक है। कृषि में 4% उत्पाद होने से ये था कि किसानों को कोई लाभ नहीं दिख रहा था। इसलिए लाभ नहीं दिख रहा था क्योंकि कृषि में बढ़ाने के लिए एक तो मुद्रास्फीति बढ़ाते, मुद्रास्फीति बढ़ने से महंगाई बढ़ जाती और किसानों का, बेचारे लोगों का जो है सस्ते पर ही सारा अनाज बिक जाता, तो इनको कोई ज़्यादा फायदा नहीं हो पाता। तो एक ये समस्या थी। ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज जो हम चाहते थे कि पानी की समस्या को हल करें। पानी की समस्या को कैसे हल करना था? कि हम पानी का बिल्कुल सही सही उपयोग करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। पानी बचाओ, इसके लिए क्या किया? पानी बचाओ। यहां पर पेट्रोल वाले केस में बिजली बचाओ। ठीक है। इसके बाद तीसरा जो हमारा काम था, तीसरी चीज जो हम चाहते थे वो ये चाहते थे कि नया और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, नया अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दो काम किया। एक तो राज्य और प्राइवेट, मतलब सरकारी प्राइवेट पार्टनरशिप किया, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसमें कर दिया। ठीक है। उसके साथ साथ क्या चीज किया कि लैंड लॉ यानी जमीन कानून में चेंज किया। इस बदलाव के बारे में आपको डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, बस इतना जानिए कि बदलाव किया, इस तरीके से बदलाव किया कि उससे हमारा फायदा ही होना था। कुल मिला के उससे यही फायदा होना था कि इससे इंडस्ट्री ज़्यादा हम आसानी से बढ़ा पाते और ज़्यादा शहरीकरण कर पाते। पुराने कानून में इंडस्ट्री बढ़ाने व शहरीकरण करने में दिक्कत होती। अब नए कानून में ऐसा कर दिया हुआ कि अगर आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो आपको जो है ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा, पहले ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। ठीक है। तो एक ये तरीका लेकर आए। इन सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने 9% ग्रोथ प्राप्त करने की कोशिश की। अब इसके साथ साथ एक चौथा काम क्या किया मनमोहन सिंह जी ने? चौथा काम किया कि इन्होंने कहा सोशल सेक्टर पर हमें जरूर ध्यान देना है। सोशल सेक्टर को क्या होता है भाई? इन्होंने कहा कि हेल्थ यानी स्वास्थ्य और प्लस शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा पर खास तौर पर ध्यान देंगे। साथ ही साथ इन्होंने स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास पर ध्यान दिया।
स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया, ITI वगैरह खोले। ठीक है, इससे क्या हुआ, ठीक है, कि और खास बात ये क्या थी कि हेल्थ, शिक्षा और कौशल विकास, इन तीनों चीज़ों में इन्होंने सरकारी तौर पर तो किया ही किया, साथ में ये भी किया कि प्राइवेट भी इसमें इन्वेस्ट करें, प्राइवेट भी आए या इन्वेस्ट करें। ठीक है, बाद में नीति आयोग ने जो रिपोर्ट निकाली, नीति आयोग में ने रिपोर्ट निकाली, उसमें ये कहा उसने कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ये पता चलता है कि 7.75% की ही ग्रोथ अचीव कर पाई थी सरकार, 7.75% की ग्रोथ अचीव कर पाई सरकार। जो 9% कहा था वो टारगेट पूरा नहीं हो पाया। इसके साथ आज के इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप देखिए सारे प्लान्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं, सारे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे 20 पॉइंट प्रोग्राम के बारे में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।